और ऐसे में नेजल वैक्सीन का पूरे देखा जाता है कॉन्सेप्ट सामने आया है। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशाला हॉस्पिटल में, डॉक्टर राहुल शर्मा है जो कि सीनियर डॉक्टर हैं इत्तेहाद हॉस्पिटल में। दोनों हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। डॉक्टर अंशुमान, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है नेजल वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले इसे समझाइए, क्या है ये, कैसे बाकायदा कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा? इनका इसके लिए वैक्सीन फिलॉसफी को समझना जरूरी, सिद्धांत क्या होता है वैक्सीन का। पिछले 8 महीने पहले मैंने कहा था, प्रिंट मीडिया में छपा भी था, जब हम लोगों को हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाया जा रहा था तो हम लोग तो एक्वेंटेड होते हैं, हमने लगवा लिया। तभी बात हुई थी कि अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव हो गई, 2 महीने देखा गया सेफ है, तभी बात मैंने कही थी नेजल स्प्रे वैक्सीन इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना बन सकती। क्यों बन सकती है? पोलियो वैक्सीन पहले इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता था, जबकि पोलियो वायरस का संक्रमण जो बच्चों में होता है आंख के रास्ते होता है। जो बच्चे गंदा पानी गंदा खाना खाते हैं, आंख के रास्ते वायरस जाके संक्रमित करता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार हुआ। आपने देखा पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से पोलियो का उन्मूलन हो गया। उसी सिद्धांत पे देखा गया कि अगर कोरोना वायरस की एंट्री नाक के रास्ते या फेफड़े के रास्ते हो रहा है तो वैक्सीन की भी संभावना हो सकती है। तो उसी वायरस को, कोरोना वायरस के सेगमेंट को लेके एडिनो वायरस पे टैग करके इंडिया में भारत बायोटेक ने किया है, वर्ल्ड में एस्ट्राजेनिका ने ट्रायल किया है। एस्ट्राजेनिका ने ट्रायल को मंकी और इन सब पे पूरा किया है। इंडिया में ट्रायल में एम्स में भारत बायोटेक को फेज 2 और फेज 3 ट्रायल की परमिशन मिल गई, फेज 1 ट्रायल पास हो गया है। बेसिकली ये है कि आपको चैलेंज नाक के रास्ते दिया जाएगा तो इंजेक्शन फ्री होगा। दूसरा, 2 डोज के बीच में गैप 4 हफ्ते का रखा गया है और उसी से संक्रमण की संभावना है वो आपको इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता में बना दी जाएगी। एडिशनल बेनिफिट एक होने की संभावना बन रही है। नॉर्मली इंजेक्शन वाले वैक्सीन से आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, 2 तरह का प्रतिरोधक क्षमता और कुछ सेलुलर इम्यूनिटी बनती है। नेजल स्प्रे वैक्सीन में एक संभावना बनी आईजीए, मतलब नाक और थ्रोट में भी प्रतिरोधक क्षमता के इम्यूनोग्लोबुलिन बनेंगे और हो सकता है ऐसे व्यक्ति आगे संक्रमण ना फैलाए, जो अभी तक हमें बाकी वैक्सीन से नहीं मिल रहा है। ये एक संभावना है, इस ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल शर्मा, यहाँ पर कई देशों से बाकायदा इस बाबत खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि वहाँ पर नेजल वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है और इस बाबत अगर देखा जाए तो प्रोसेस भी था, काम भी चल रहा था, बाकायदा बजट भी दिया गया था कि नेजल वैक्सीन पर काम किया जाए और कई देश इसमें आगे भी निकल चुके हैं। हमारे यहाँ थोड़ी देर से नहीं लगा कि प्रक्रिया शुरू हुई है नेजल वैक्सीन को लेकर, खासतौर पर जब कोरोना आपको डायरेक्ट नाक से इफेक्ट करता है। तो उस बाबत क्या देरी हुई है या सही समय है, या फिर ये मानकर चला जाए कि नेजल वैक्सीन को लेकर काम करने के लिए अभी हमारे पास समय है? I think since the beginning the nasal vaccine has also been tried. जो nasal vaccine पे काम है, ऐसा नहीं कि वो अभी से चल रहा है, लेकिन उसके सक्सेस रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे जितने की बाकी वैक्सीन जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में बात करें या वर्ल्ड में बात करें। बट नेजल वैक्सीन के साथ बहुत सारी ईज आउट हो जाते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाना है, हमें टेक्निकल स्टाफ नहीं चाहिए, पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं आना है, नेजल वैक्सीन घर में दी जा सकती है। और इसके साथ जो लोकल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले नेजल में घर करता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, वहां से दूसरी जगह पर आता है। तो इट इज अ लॉजिकली वेरी वेरी प्रूडेंट आइडिया कि हम वहीं पर अटैक करें जहां पर सबसे ज्यादा इस वायरस का प्रॉब्लम आता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूव एंड जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी प्रिलिमिनरी हैं। वी हैव टू सी कि आगे आने वाले ट्रायल्स में इनके रिजल्ट्स कैसे हो। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, अगर देखा जाए तो हमारे पास पहली डोज को लेकर, दूसरी डोज को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और कई, लगभग देखा जाए जो आंकड़े हैं सरकार के हिसाब से, उसमें कई लोगों को दूसरी जो डोज है वो भी लग चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर जो 2 वैक्सीन जिस पर काम की जा रही है, कई बाहर की भी वैक्सीन है जो कि इस वक्त इंडिया में अवेलेबल हैं, उनको भी दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर ये जो नेजल वैक्सीन है ये आपको कितनी कारगर लगती है कि कितना काम कर पाएगी? क्या कोई चमत्कार दिखा पाएगी क्या? हर समय इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, एवर इवॉल्विंग साइंस है, मतलब हर समय इसमें नए नए खोज और नई नई एडिशन होती है। लेकिन अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो वैक्सीन उपलब्ध है उसके तहत, जैसे अभी वैक्सीनेशन वेलोसिटी जो जिसको कहते हैं, वैक्सीन की स्पीड अच्छी चल रही है भारत में, इस स्पीड को बरकरार रखें और ये करें। तब तक नेजल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जो उम्मीद लग रही है लाइक एनी अदर फ्लू वायरस, स्पेनिश फ्लू या जो पास में जितने भी हो, इसमें भी आपको बूस्टर डोज की जरूरत आएगी आने वाले समय में। उस समय नेजल स्प्रे वैक्सीन आपको एडिशन कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2,
बच्चों में जो इंजेक्शन का भय था, खतरा था, बच्चे पैनिक करते थे, बच्चों में कारगर हो जाएगी। बच्चे हमारे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उसमें हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि नेजल स्प्रे वैक्सीन के ट्रायल के लिए वैक्सीनेशन को पब्लिक ये ना समझ ले कि नेजल स्प्रे आएगा तभी मैं लगवाऊंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो वैक्सीन उपलब्ध है उसको आप लगाते रहिए, और जब नेजल स्प्रे का ट्रायल पूरा हो जाए तो बच्चे पहले कैटेगरी में हों लगवाने के, और उसके बाद जो बच गए हों या बूस्टर डोज की जिनको जरूरत हो उनको नेजल स्प्रे से किया जाए। ठीक है। डॉक्टर राहुल शर्मा, ये जो नेजल वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही है, अभी जैसे डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि देखिए बच्चों को पहली कैटेगरी में रखा जाए, साइड इफेक्ट को लेकर भी कोई चर्चा है, और अगर मान लीजिए बच्चों को दिया भी जा रहा है, खासतौर पे भी तब जब उनके लिए वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो किस तरह के बच्चे की, कौन सी एज के वो बच्चे होंगे, और सबसे अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि कितना और इंतजार करना होगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना और इंतजार करना होगा। अभी हम फेज 1 ट्रायल में हैं, फेज 2 ट्रायल एंड फेज 3 ट्रायल जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं जनरली वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलता है। सो इन ट्रायल्स में डिपेंड करता है कि कितने वॉलंटियर्स आते हैं, और मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम होता है जिसमें हमें इसके साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट देखने होते हैं। जहां तक बात है बच्चों की, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है, या जो ट्रांसमिशन इस वक्त हो रहा है, वो सबसे ज्यादा बच्चे फैला रहे हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उन केसेस में अगर ये वैक्सीन आती है तो नॉट ओनली कि ये उस बच्चे को प्रोटेक्शन देंगे बल्कि ट्रांसमिशन को भी कट डाउन करते हैं। तो इसीलिए प्रायोरिटी में बच्चों को रखना सबसे ज्यादा लाजमी लगता है, क्योंकि जब ये वैक्सीन आएगी बच्चों से देने से हम इमीडिएटली ट्रांसमिशन कट डाउन कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली बाय दैट टाइम अडल्ट लोगों को काफी हद तक वैक्सीनेशन हो चुका होगा। जैसे कि हमने देखा, और डॉक्टर अंशुमन ने भी कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डेली अब हो रहे हैं। इस वैक्सीनेशन की रफ्तार को हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। हमें ये भ्रमित नहीं होना है कि जब नीजल वैक्सीन आएगी वो ज्यादा कारगर होगी और उसको लेना है। प्रोबेबली इन फ्यूचर, हमें नहीं पता है, अगर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी तो वैक्सीन कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहेगी, और उस केसेस में हमें बूस्टर डोज नेजल वैक्सीन के द्वारा दी जा सकती है। लेकिन अभी भी इनके ट्रायल बहुत बहुत प्रिलिमिनरी हैं। फेज 1 ट्रायल हुआ है, 2 और 3 ट्रायल अभी चालू होने हैं। तो जो वैक्सीन इफेक्टिव और अवेलेबल है, अभी भी हमें उन्हीं पे अपना भरोसा ज्यादा रखना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ डॉक्टर अंशुमान, ये जो फेज 1 का जो अभी तक ट्रायल सामने आया है, उससे हम उम्मीद कितनी कर सकते हैं? चलिए अभी तो और भी ट्रायल है, और भी फेज है जिन पे ट्रायल होना है, लेकिन जो फेज 1 के रिजल्ट है, जो फेज 1 के नतीजे हैं ट्रायल को लेकर, उससे क्या उम्मीद, कितनी उम्मीद करनी चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए इस पर, नेजल स्प्रे पर? जी, जैसे पहले मैंने शुरुआत में बताया, वैक्सीन फिलॉसफी एक सिद्धांत होता है वैक्सीनेशन का। उसके तहत ये माना गया, हाइपोथेसिस जिसको मेडिकल में हम कहते हैं, हाइपोथेसिस दी गई कि ऐसी संभावना है नेजल स्प्रे वैक्सीन बन सकता है। तो फिर रिसर्चर उसमें जुड़ते हैं और फेज 1 ट्रायल करते हैं। फेज 1 ट्रायल में देखा गया, और प्री ट्रायल जो जानवरों में कर लिया जाता है, सब में किया, तो उनमें देखा गया कि इम्यूनिटी तो बनी है। जानवरों में ये भी देखा कि नेजल क्लियरेंस, मतलब नाक में कोरोना SARS-CoV-2 वायरस जब जमा हुआ तो क्लियरेंस जल्दी हो गया अगर जो वैक्सीनेटेड थे उनमें, तो इससे और ज्यादा बूस्टअप मिला। फेज 1 ट्रायल के रिजल्ट से काफी बूस्टअप मिला। इसीलिए एथिकल कमेटी एम्स ने क्लियरेंस किया है कि आप फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के लिए जाइए, और उसमें अगर वॉलंटियर की संख्या एडिक्वेट आ गई और रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद अगर रिजल्ट बहुत ही प्रभावी रहा, प्रभावी में 2 चीजें देखनी है, सुरक्षित हो वैक्सीन और कारगर हो, अगर रहा तो तुरंत लॉन्च कर किया सकता है। क्योंकि अब तो SARS-CoV-2 इम्यूनोजेनिसिटी, जिसकी मतलब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनने की कैपेबिलिटी, वैक्सीन ने एस्टेब्लिश कर ली कितने दिनों में। अब सिर्फ अप्रूवल देना है वैक्सीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को। यानी कि अगर देखा जाए तो उसकी सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन डॉक्टर राहुल, यहाँ पर और भी सवाल है कि आखिर इसके मेंटेनेंस को लेकर किस तरीके से इसको रखा जाएगा, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होगी, डोजेस किस तरीके से दी। 2020 में बाकायदा पहली लहर को लेकर, कोरोना की पहली लहर किस तरीके से सामने आई और लोगों ने किस तरीके से उसका मुकाबला किया, और दूसरी लहर कितनी खतरनाक रही, तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं हैं, और लगातार अब देखा जाए तो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस बाबत ये भी कहा जा रहा है कि शायद तीसरी लहर की दस्तक यही है। लेकिन ऐसे में जो नेजल वैक्सीन की बात सामने आई है वो कितनी प्रभावी हो सकती है, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अंशुमान। क्या ये मानकर चला जाए कि जो तीसरी लहर को लेकर बात कही जा रही है और खासतौर पे जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, तो उसमें ये जो नेजल स्प्रे या नेजल वैक्सीन है ये गेम चेंजर का रोल अदा करेगी क्या? देखिए, तीसरी लहर में एक सिद्धांत समझा देता हूँ, दर्शकों को याद रखना चाहिए। 3 चीजों पर निर्धारित होगा तीसरी लहर होगी, नहीं होगी, होगी तो कैसी हो। IVV, आई फॉर इंडिविजुअल चॉइस, इंसान कैसे बिहेव करते हैं फेस्टिवल में, मॉल में, मूवी में, किस तरह से आपकी चॉइसेस हैं।
जो दर्शक देख रहे हैं, वी वैक्सीन कितनी अवेलेबल हो और वैक्सीन की स्पीड कितनी चल रही हो। एंड थर्ड वी वेरिएंट, अभी तक डेल्टा और डेल्टा प्लस इंडिया में है, अगर फर्दर कोई नए वेरिएंट नहीं आए तो थर्ड वेव छोटी हो सकती है, मारक क्षमता कम हो सकती है। अगर वेरिएंट नए बन गए तो ये थर्ड वेव बड़ी भी हो सकती है, मारक क्षमता ज्यादा हो सकती है। वैक्सीन में कमी हो गई तो मारक क्षमता बढ़ सकती है, लोगों का प्रोटेक्शन कम हो सकता है। वही नेजल स्प्रे वैक्सीन लॉन्च हो गया और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन और बढ़ जाती है हमारी, तो थर्ड वेव हम छोटी कर सकते हैं या हो सकता है खत्म ही कर दे, ना ही आए। और तब तक इंडिविजुअल चॉइसेस, मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को पालन करना है, जब तक हमारी प्रतिरोधक क्षमता हर्ड इम्यूनिटी लेवल पे ना पहुंच जाए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट ना जाए। इसीलिए IgG फॉर्मूला याद रखें और इसका पालन करें। बिल्कुल, और इस फॉर्मूले का पालन करना जरूरी है ताकि तीसरी लहर से कुछ हद तक बचा जा सके। डॉक्टर राहुल, एक अगर देखा जाए तो देखिए जो टीनेजर बच्चे हैं उनके लिए तो काम हो रहा है, खासतौर पे अगर 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए देखा जाए तो वैक्सीन पर भी काम हो रहा है, खासतौर पे नेजल वैक्सीन को लेकर भी इस बाबत चर्चा है। लेकिन उससे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरीके का प्रोसेस है नेजल वैक्सीन के तहत? वैक्सीन ही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर वैक्सीन उसी उम्र के बच्चों को लगाई जाती है जो आगे चल के उनको डिफरेंट डिसीज से प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अभी भी हर जगह ट्रायल चल रहे हैं और कहीं भी ऐसी एफिकेशियस वैक्सीन नहीं आई है जिसमें हम बोलें कि हम इन बच्चों को ये वैक्सीन दे सकते हैं। विद टाइम जैसे जैसे रिसर्च इवॉल्व हो रहा है, आई थिंक उन बच्चों को भी टारगेट किया जाएगा और उनके लिए भी वैक्सीन आना लाजमी है, जिससे कि प्रोटेक्शन एंड कवरेज ओवरऑल होगी। क्योंकि अगर आप किसी भी एक ग्रुप को छोड़ देते हैं तो प्रोबेबली वैक्सीन का प्रभाव उतना नहीं रहेगा जितना कि हम हर्ड इम्यूनिटी और हर किसी को वैक्सीन कवरेज देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हर संस्था, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया हो या आउटसाइड हो, वो हर किसी एक ग्रुप पर फोकस कर रही है, लेकिन उसको प्रायोरिटी वाइज वो डिसाइड कर रही है, क्योंकि वैक्सीन अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिसाइड होगा कि किस लेवल पे किसको क्या किस तरह की वैक्सीन देगी। बट इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर एवरीवन। बिल्कुल, लेकिन मैंडेटरी जरूर नजर आ रहा है। डॉक्टर अंशुमान, देखिए अभी जब वैक्सीनेशन को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ था, शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि डोजेस के बर्बाद होने की भी खबरें सामने आ रही थी। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि कई डोजेस हैं जो कि बर्बाद हो रही हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कई जगह स्टोरेज को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। तो ऐसे में जो नेजल वैक्सीन है, इसके स्टोरेज को लेकर, इसके रखने को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर किस तरीके को आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है, और ये कितना आसान होगा? जो 2 वैक्सीन है या उसके अलावा जो वैक्सीन है उनके स्टोरेज को लेकर या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो नेजल वैक्सीन के तहत वो कितना कारगर होगा या कितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी? जी, ये तो देखिए ट्रायल के बाद कंपनी अपना फॉर्मुलेशन तैयार करती है तो उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वातावरण में किस तरह वैक्सीन सुरक्षित रहेगी या नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगी, इसका काम कर तो कंपनी डिक्लेयर करेगी। लेकिन आमतौर पर जब देखा जाता है नेजल स्प्रे वैक्सीन ज्यादा स्टेबल है नॉर्मल टेम्परेचर से एज कम्पेयर टू दूसरे सारे वैक्सीन। जैसे अभी आपने देखा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है। जो मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन है वो -डिग्री सेल्सियस में उसकी उपलब्धता रखनी पड़ती है, कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। नेजल स्प्रे वैक्सीन में ऐसी समस्या नहीं आती। उसका कारण ये है कि नेजल स्प्रे का मतलब ये होता है कि फव्वारे की तरह नाक में इसको फेंकना। तो इसके लिए एक एरोसोल मटेरियल मिलाया जाता है जिसके कारण ये स्प्रे करे। अगर इसको आप फ्रीज कर देंगे, मतलब टेम्परेचर इसका माइनस में ले जाएंगे, तो ये कभी भी स्प्रे काम नहीं करेगा। तो स्प्रे काम करे इसके लिए इसको आपको माइनस टेम्परेचर में रखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्टेबलाइज करना पड़ता है वैक्सीन को। तो आमतौर पर नेजल स्प्रे जितने भी, जैसे हमारे कैल्सिटोनिन और ये इस तरह की दवाइयां आती है जो नेजल स्प्रे आती है, वो सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर रखे जाएंगे और वैक्सीन स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन जब तक भारत बायोटेक डिक्लेयर नहीं करता है कि किस तरह का फॉर्म लेके आ रहा है, तब तक उस पर कमेंट करना उचित है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो वाकई जब वैक्सीन के तैयार होने के बाद ही निर्धारित होगा कि किस तरीके से इसका स्टोरेज किया जाएगा। डॉक्टर राहुल शर्मा, यहाँ अभी जिस तरीके से कह रहे थे कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही रहेगा क्योंकि स्प्रे की फॉर्म है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या उसी तरीके से जिस तरीके से बाकायदा यहाँ कैंप लगाए जाते हैं और वैक्सीन दी जाती है, या फिर ये मानकर चला जाए कि चूंकि नेजल स्प्रे है तो इस बाबत जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा व्यापक रूप में देखने को मिलेगा या इसी तरीके से सीमित ही रहेगा? अगर नेजल वैक्सीन आ जाती है तो जैसे हमने देखा है कि पोलियो वैक्सीन जब ओरल हो गया तो घर घर जाके बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिया गया। तो आई थिंक ये मूव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की कितनी सेफ वैक्सीन रहती है और कितनी हमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हमें लगता है कि वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है, कहीं भी दी जा सकती है,
तो एक यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत जैसा कि हम बाकी वैक्सीनेशन बच्चों को करते हैं, मास्क वैक्सीनेशन है, दूर दराज गांव में आशाओं की हेल्प लेते हैं, पीएससी की हेल्प लेते हैं, आई थिंक उस हिसाब से इस वैक्सीनेशन से हम और जल्दी हर पार्ट ऑफ इंडिया में कवरेज दे सकते हैं। और यही सबसे बेटर वे है नेजल वैक्सीन का ओवर इंजेक्शन वैक्सीन में, कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत कम चाहिए होती है। हाँ। एक सिंपल आदमी को भी आप ये सिखा सकते हैं और वो घर घर जाके इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सहूलियत रहने वाली है। सिरिंज का इस्तेमाल कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी व्यापकता भी बढ़ेगी, लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी और उसके साथ ही अंशुमान जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और साथ ही ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक उपलब्ध करवाने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के साथ।